हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेलवे के लिए बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा चैप्टर होगा टिश्यू यानी कि ऊतक। ये क्लास एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जे या फिर रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। एक ऊतक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है। एक कोशिका की एक ऊतक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है। पौधे तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होते हैं, परंतु पौधा तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। पौधे तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होती है, परंतु पौधे तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। ठीक है, पौधे तथा जंतु के कोशिका लगभग समान होते हैं, परंतु पौधे तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। पादप ऊतक। पौधों को ऊतक के कोशिका की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पौधों को ऊतक के कोशिका की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। पौधों को ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दूसरा अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। विभज्योतकी ऊतक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभज्योतकी ऊतक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभज्योतकी ऊतक ऐसी कोशिकाओं की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी होता है। विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी होता है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका के बीच खाली जगह नहीं होता है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका के बीच खाली जगह यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका के बीच खाली जगह यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका में कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका में कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। विभज्योतकी ऊतक के कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है अर्थात अथवा नहीं होती है। विभज्योतकी ऊतक में विभज्योतकी ऊतक के कोशिका में रिक्तिका वोक्यूल्स छोटी होती है अथवा नहीं होती है। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टीम, शीर्षस्थ विभज्योतकी। सेकंड लेटरल मेरिस्टीम, पार्श्व विभज्योतकी। थर्ड
इंटरसेलरी मेरिस्टीम अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। एपिकल मेरिस्टीम शीर्षस्थ विभाज्योतिकी। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी तने के अग्रभाग में रहते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक तने के अग्रभाग में रहते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक तने के अग्रभाग में रहते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप ही पौधा लंबाई में बढ़ते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप ही पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। लेटरल मेरिस्टीम पार्श्व विभाज्योतिकी। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पौधों का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरसेलरी मेरिस्टीम अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक के ही भाग हैं जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। अंतर्वेशी अंतर्वेशी विभाज्योतिकी शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक के ही भाग हैं जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व तथा पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व तथा पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाता है। विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। साधारण अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू। साधारण अस्थायी उत्तक में समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक में समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक।
साधारण अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा मृदुतक ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। पेरेन्काइमा मृदुतक। पेरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। पेरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। पेरेन्काइमा ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। पेरेन्काइमा ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक पौधों के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक पौधों के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थ को जमा करके रखना है। पेरेन्काइमा ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना होता है। पेरेन्काइमा ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह ऊतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित ऊतक कहते हैं। जिस पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित ऊतक कहते हैं। जिस पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित ऊतक कहते हैं। जलीय पौधा का पेरेन्काइमा ऊतक वायुतक में बदल जाता है। जलीय पौधा का पेरेन्काइमा ऊतक वायुतक में बदल जाता है। जलीय पौधे का पेरेन्काइमा ऊतक वायुतक ऊतक में बदल जाता है। वायुतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। वायुतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। वायुतक जलीय पौधे को तैरने में मदद करता है। कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक भी जीवित कोशिका का बना होता है। कोलेनकाइमा ऊतक भी जीवित कोशिका का बना होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। यानी कि कोलेनकाइमा ऊतक के कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा ऊतक के कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका लंबी, गोल, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका लंबी, गोल, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। सेलुलोज के अधिकता के कारण इस कोशिका को कोशिका भित्ति सेलुलोज के अधिकता के कारण कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। सेलुलोज की अधिकता के कारण कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक केवल कमजोर पौधे में ही पाए जाते हैं तथा पौधों की प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं।
कोलेनकाइमा ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं तथा पौधों को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं तथा पौधों को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में कोलेनकाइमा ऊतक का अभाव रहता है। बड़े वृक्षों में कोलेनकाइमा ऊतक का अभाव रहता है। कभी-कभी कोलेनकाइमा ऊतक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। कभी-कभी कोलेनकाइमा ऊतक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। स्क्लेरनकाइमा दृढ़ ऊतक। इसके स्क्लेरनकाइमा ऊतक मृत कोशिका से बने होते हैं। स्क्लेरनकाइमा ऊतक मृत कोशिका से बने होते हैं। पैरेन्काइमा जीवित कोशिका से बने होते थे। कोलेरेन्काइमा जीवित कोशिका से बने होते थे, लेकिन स्क्लेरनकाइमा मृत कोशिका के बने होते हैं। स्क्लेरनकाइमा ऊतक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका भित्ति होती है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। स्क्लेरनकाइमा ऊतक की कोशिका के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। स्क्लेरन ऊतक के कोशिका के बीच कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक के कोशिका के बीच कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक के कोशिका में लिग्नन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका को काफी मजबूत बना देता है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक के कोशिकाओं में लिग्नन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका को काफी मजबूत बना देता है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। स्क्लेरनकाइमा ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधों से प्राप्त जूट, सनई, पटवा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरनकाइमा है। पौधों से प्राप्त जूट, सनई, पटवा, दृढ़ ऊतक है। स्क्लेरनकाइमा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। स्क्लेरनकाइमा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। जटिल ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जटिल ऊतक विभिन्न आकार की कोशिका के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जाइलम ऊतक चार प्रकार के कोशिकाओं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक का बना होता है। जाइलम ऊतक चार प्रकार के कोशिकाओं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका
सर्वप्रथम काम है जल का संवहन करना। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है जिसका सर्व प्रमुख काम है जल का संवहन करना। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है जिसका सर्वप्रथम काम है जल का संवहन करना। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करता है। वाहिनिकाओं का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिनिकाओं का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिकी सहायता देता है। जाइलम मृदु तक भोजन संग्रह करता है। जाइलम मृदु तक भोजन संग्रह करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम ऊतक के जाइलम मृदु तक कोशिका ही जीवित रहता है। बाकी सभी कोशिका वाहिनिकाएं, ट्रैकियार्ड्स, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स मृत होते हैं। जाइलम ऊतक के जाइलम मृदु तक कोशिका ही जीवित रहता है। बाकी सभी कोशिका वाहिनिकाएं, ट्रैकियार्ड्स, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स मृत होता है। फ्लोएम जाइलम के तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं चालनी नलिका, सिव ट्यूब, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम के तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नालिका, सिव ट्यूब्स, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम के चार तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं चालनी नलिका, सेव ट्यूब्स, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका हैं। फ्लोएम तंतु ही क्या है? केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका हैं। फ्लोएम तंतु ही मृत कोशिका हैं, बाकी सभी 3 चलनी नलिका, सिव ट्यूब्स, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ-साथ पौधों के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ-साथ पौधों में संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ-साथ पौधों के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों को सभी भागों में पहुंचाना है। पौधों का रक्षी ऊतक पौधों का रक्षी ऊतक रक्षी ऊतक के अंतर्गत
बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। पौधों का रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। एपिडर्मिस की कोशिका पौधों के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। एपिडर्मिस ऊतक, त्वचीय ऊतक पौधों को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। एपिडर्मिस ऊतक पौधों को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है, जो पौधों में जल हानि को रोकता है। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है, जो पौधों में जल हानि को रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं, जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। जड़ों के एपिडर्मिस में मूल रोम पाए जाते हैं, जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। कॉर्क। समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं, तब तने के एपिडर्मिस का स्थान पर कॉर्क कैम्बिया आ जाता है। समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं, तब तने के एपिडर्मिस का स्थान पर तने के एपिडर्मिस के स्थान पर कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम पार्श्वविभजित की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। कॉर्क कैम्बियम की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। कॉर्क कैम्बियम की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है। कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क के सभी कोशिका क्या होते हैं? कॉर्क के सभी कोशिका मृत होते हैं। कॉर्क का मुख्य काम है पौधों को सुरक्षा देना। कॉर्क का मुख्य काम है पौधों को सुरक्षा देना। कॉर्क का मुख्य काम क्या है? पौधों को सुरक्षा देना। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन रहता है, जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता है। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन रहता है, जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता है। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में होता है। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में होता है। व्यापारिक कॉर्क क्वेकर्स सुबेर नामक पौधों से प्राप्त होता है। व्यापारिक कॉर्क क्वेकर्स सुबेर नामक पौधों से प्राप्त होता है। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम पार्श्वविभजितकी की सक्रियता में परिवर्तन होता है। इस कारण पौधों में स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम की सक्रियता में परिवर्तन होता है। इस कारण पौधों में स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। वार्षिक वलय पौधों के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है।
वार्षिक वलय पौधों के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। पौधों में जितना वार्षिक वलय होता है, पौधा की आयु उतनी ही मानी जाती है। पौधों में जितने वार्षिक वलय होते हैं, पौधों की आयु उतनी ही मानी जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम एक समान होता है, वहाँ के पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम समान रहता है, मौसम एक समान रहता है, वहाँ के पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। नर्व्स टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम टिश्यूज, उपकला ऊतक। एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। एपिथेलियम ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, स्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। एपिथेलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। सल्की एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पक्षमाभी उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। सल्की एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पक्षमाभी उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। सल्की एपिथेलियम या स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। स्क्वैमस ऊतक
स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक से होता है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक से होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम, कॉलुनुलर एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिका लंबे होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिका लंबे होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या स्रवण का काम होता है, जैसे आंत, आमाशय, पित्ताशय। स्तंभाकार ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या स्रवण का काम होता है, जैसे आंत, आमाशय, पित्ताशय। घनाभाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि ग्लैंड्स का निर्माण होता है, जैसे श्वेत ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि, सीबम ग्रंथि। तो घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। कौन कौन सा? श्वेत ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि, सीबम ग्रंथि, इटिसे। श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। श्वेत ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं। श्वेत ग्रंथि के द्वारा पसीना का स्राव होता है। श्वेत ग्रंथि द्वारा पसीने का स्राव होता है। लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि आंख में पाई जाती है, जिससे आंसू का स्राव होता है। लैक्राइमल ग्रंथि आंख में पाई जाती है, जिससे आंसू का स्राव होता है। आंसू में लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे प्रभाव जिसके प्रभाव से आंख में आए हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाता है। आंसू में लाइसो लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके प्रभाव से आंख में आए हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है।
सेरुमिनस ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। सेरुमिनस ग्रंथि से मोम के समान पदार्थ स्रावित होता है। सेरुमिनस ग्रंथि से मोम के समान पदार्थ स्रावित होता है। सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। सीबम ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी कि भीतरी परत में पाई जाती है। सीबम ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी कि भीतरी परत में पाई जाती है। सीबम ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती है जिसे सीबम कहते हैं। सीबम ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती है जिसे सीबम कहते हैं। सीबम त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। सीबम त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। पक्षमावी उपकला सेलिएटेड एपिथीलियम। पक्षमावी उपकला उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। पक्षमावी उपकला उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। पक्षमावी उपकला उत्तक ट्रेकिया के भीतर भीतरी सतह में तथा अंडवाहिनी गर्भाशय में पाए जाते हैं। पक्षमावी उपकला उत्तक ट्रेकिया के भीतरी सतह में अंडवाहिनी गर्भाशय में पाए जाते हैं। पक्षमावी उपकला उत्तक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने में मदद करते हैं। पक्षमावी उपकला उत्तक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। संयोजी उत्तक में कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। विभिन्न संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स ठोस, जेली के समान, सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं। विभिन्न संयोजी उत्तक के मैट्रिक्स ठोस, जेली के समान, सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं। संयोजी उत्तक के प्रमुख प्रकार: अवकाशी उत्तक, एरियोलर टिश्यू, वसा संयोजी उत्तक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कंडार, टेंडोन, स्नायु, लिगामेंट, उपास्थि उत्तक, कार्टिलेज, अस्थि, बोन, रक्त, ब्लड,
लसिका, लिम्फ। तो संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अवकाशी ऊतक, एरियोलर टिश्यू, वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कंडार, टेंडन, स्नायु, लिगामेंट, उपास्थि ऊतक, कार्टिलेज, अस्थि, बोन, रक्त, ब्लड, लसिका, लिम्फ। अवकाशी ऊतक, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर ऊतक रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ घेरा बनाता है। अवकाशी ऊतक रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिकाओं, नर्व सेल्स के चारों तरफ घेरा बनाता है। अवकाशी ऊतक एरियोलर टिश्यूज रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिकाओं, नर्व सेल्स के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। मास्ट कोशिका एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है। मास्ट कोशिका एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली कोशिका है। मास्ट कोशिका एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है। मास्ट कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। मास्ट कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। मास्ट कोशिका द्वारा हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन स्रावित होता है। मास्ट कोशिका द्वारा हिस्टामिन जो कि प्रोटीन का बना होता है, हिपेटिन कार्बोहाइड्रेट तथा सीरोटोनिन प्रोटीन स्रावित करता है। ठीक है। मास्ट कोशिका द्वारा हिस्टामिन, प्रोटीन, हिपेटिन कार्बोहाइड्रेट तथा सीरोटोनिन प्रोटीन स्रावित होता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका द्वारा एलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका व्हाइट फाइबर सेल्स द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका येलो फाइबर्स सेल्स द्वारा एलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। वसा संयोजी ऊतक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वसा संयोजी ऊतक वसा कोशिका से बनी होती है। वसा संयोजी ऊतक वसा कोशिका यानी फैट सेल्स से बनी होती है। वसा संयोजी ऊतक वसा कोशिका यानी फैट सेल्स से बनी होती है। वसा संयोजी ऊतक के कोशिका में वसा छोटी छोटी बूंदों के रूप में भरी रहती है। वसा संयोजी ऊतक के कोशिका में वसा छोटी छोटी बूंदों के रूप में भरी रहती है। वसा संयोजी ऊतक वसा को संचित करके रखता है। वसा संयोजी ऊतक वसा को संचित करके रखता है। वसा संयोजी ऊतक शरीर के ताप को बनाए रखता है। वसा संयोजी ऊतक शरीर के ताप को बनाए रखता है।
शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से मोटापा का सामना करना पड़ता है। शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से मोटापा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंडार टेंडोन। कंडार संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। कंडार संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। कंडार संयोजी ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। कंडार संयोजी ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। स्नायु लिगामेंट। स्नायु संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। एक सेकेंड। स्नायु लिगामेंट। स्नायु संयोजी ऊतक जो होता है यह हड्डियों को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। स्नायु संयोजी ऊतक हड्डियों को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। स्नायु संयोजी ऊतक जो होता है वो अत्यधिक मजबूत तथा एवं लचीले होते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्नायु ऊतक हड्डियों को स्नायु ऊतक हड्डियों को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, ये सही है। स्नायु ऊतक हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ता है। स्नायु ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। स्नायु ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। उपास्थि ऊतक कार्टिलेज। उपास्थि ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। उपास्थि ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। उपास्थि ऊतक के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि ऊतक के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। उपास्थि ऊतक अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। उपास्थि ऊतक अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। उपास्थि ऊतक बाह्य कर्ण, नाक, श्वसन नली, ट्रैकिया, स्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। उपास्थि ऊतक बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, स्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। अस्थि बोन। अस्थि काफी मजबूत संयोजी ऊतक है। अस्थि काफी मजबूत संयोजी ऊतक है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। अस्थि के संयोजी ऊतक में अस्थि के मैट्रिक्स में सॉरी अस्थि ऊतक के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। अस्थि के अस्थि के ऊतक में अस्थि संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स में अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं।
लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा, बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कण तथा पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण तथा पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होती है जिसे हैवर्सियन नलिका कहते हैं। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होता है जिसे हैवर्सियन नलिका कहते हैं। हैवर्सियन नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण हैं। हैवर्सियन नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण हैं। रक्त ब्लड। रक्त तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है, शेष 45% रुधिर कोशिका होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है, शेष 45% रुधिर कोशिका होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है, शेष में 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है, शेष में 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त में 3 प्रकार के कोशिका होती है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। लसिका लिम्फ। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी होते हैं। लसिका यानी लिम्फ में केवल श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी होते हैं।
लसिका में लाल रक्त कण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका में लाल रक्त कण यानी आरबीसी तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडीज बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थ का भी परिवहन होता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यूज पेशी ऊतक की कोशिका लंबी लंबी होती है। मस्कुलर टिश्यूज की कोशिका लंबी लंबी होती है। मस्कुलर टिश्यूज की कोशिका लंबी लंबी होती है। मस्कुलर टिश्यू की कोशिका में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू की कोशिका में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। मस्कुलर टिश्यू का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी, अनस्ट्रिप्ड अनस्ट्राइप्ड मसल्स। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आरेखित या अनैच्छिक पेशी अनस्ट्राइप्ड मसल्स। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्राइप्ड मसल्स। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी अनस्ट्राइप्ड मसल्स, रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्राइप्ड मसल्स, हृदय पेशी कार्डियक मसल्स। आरेखित या अनैच्छिक पेशी अनस्ट्राइप्ड मसल्स। आरेखित या अनैच्छिक पेशी के में होने वाले संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी में होने वाला संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय में रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। आरेखित या अनैच्छिक पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में, टेस्टिस में, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय में रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्राइप्ड मसल्स। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी जीव के कंकाल से जुड़ी होती है। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्राइप्ड मसल्स जीव के कंकाल यानी हड्डी से जुड़ी होती है। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी में प्रसार तथा संकुचन जीवों के इच्छा के अनुरूप होता है। रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी या स्ट्राइप्ड मसल्स में
प्रसार तथा संकुचन जीवों के इच्छा के अनुसार होता है। रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी या स्ट्रैप्ड मसल्स शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्रैप्ड मसल्स का कुल भार शरीर के कुल भार का 50% होता है। रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्रैप्ड मसल्स का कुल भार शरीर के कुल भार का 50% होता है। कितने प्रतिशत होता है? कुल भार का 50% होता है। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होता है। हृदय पेशी की रचना रैखिक पेशी के समान होता है। हृदय पेशी की रचना रैखिक पेशी के समान होता है। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होते रहता है। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होते रहता है। नर्व्स टिश्यू तंत्रिका ऊतक जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जा तथा सभी तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जा, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं नर्व्स टिश्यूज यानी कि तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तांत्रिक तंत्र की इकाई भी कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका में तंत्रिका ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। पादप ऊतक पौधों को ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विभज्युतकी ऊतक, अस्थायी ऊतक। पौधों को ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। विभज्युतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज। स्थिति के आधार पर विभज्युतकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। एपिकल मेरिस्टीम शीर्षस्थ विभज्युतकी, लेटरल मेरिस्टीम पार्श्व विभज्युतकी, इंटरसेलरी मेरिस्टीम अंतर्वेशी विभज्युतकी। परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक सिंपल
परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। साधारण ऊतक। साधारण अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। साधारण ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेरेन्काइमा मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कण ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। जाइलम, फ्लोएम। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। जंतु ऊतक में चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज पेशी ऊतक, नर्व्स टिश्यूज तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। एपिथेलियम ऊतक को चार भागों में बांटा गया है। सल्की एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, कोल्यूमनर एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पक्षमावी उपकला कैलिएटेड एपिथेलियम। संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार। अवकाशी ऊतक एरियोलर टिश्यूज, वसा संयोजी ऊतक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कंडार टेंडोन, स्नायु लिगामेंट, अस्थायी ऊतक कार्टिलेज, अस्थि बोन, रक्त ब्लड, लसिका लिम्फ। रक्त में तीन प्रकार की कोशिका होती है। रक्त में तीन प्रकार की कोशिका होती है। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी अनस्ट्रैप्ड मसल्स, रैखित पेशी या ऐच्छिक पेशी स्ट्राइप्ड मसल्स, हृदय पेशी कार्डियक मसल्स।